हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 6। और आपने पिछले 5 लेक्चर में देखा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या किया था। बेसिक परिभाषा सब जितने भी नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो भी नंबर है A to Z नंबर का परिभाषा हमने बताया था। फिर उसके बाद जो लेक्चर 4 आए थे उसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ के थ्रू ही क्या क्या जो पढ़ना है आपको, अंक गणित का मूलभूत प्रमेय तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो उसको हमने कवर किया उसको। लेकिन नाम मेनली वो आता कहाँ से, एलसीएम एंड एचसीएफ से, इसलिए हम हेडिंग ही देते थे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं लेक्चर सब तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम वास्तविक संख्या में ही उससे आगे स्टार्ट करते हैं, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, और पहला ही लेक्चर में हमने परिमेय तथा अपरिमेय का जो बेसिक परिभाषा होता है उसको हमने बता दिया है। ठीक, और बताए थे वहीं पर कि वास्तविक संख्या इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को परिवार को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय के ही अंतर्गत टोटल चीज आ जाता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब किसका परिवार के अंतर्गत, परिमेय के अंतर्गत ही आ रहा। और परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर के वास्तविक संख्या बना। ठीक, अब हम आगे चले तो परिमेय और अपरिमेय में यहाँ पे तो वहाँ पे हम जो परिभाषा बताए थे उसमें बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी जिस संख्या को क्या कर सके, p/q के रूप में लिख सके। और q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए वो भी बताए थे, क्योंकि यहाँ पे 0 कभी भी यहीं पर ना कहीं पर भी मैथ में बट्टा में 0 यानी हर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर हर में 0 आ गया वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित। देखे थे ना जब त्रिकोणमिति में हमने कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था, उसमें वहाँ पे बताए थे ना कि बट्टा में 0 होता है, उसी के कारण इन्फिनिटिव कहलाता है, अपरिभाषित कहलाता है। ठीक, तो इसीलिए सबसे पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि q नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी बात ये होता है कि ये दोनों जो p और q है जो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर हम बताए थे कि क्या होता है, ये प्राकृत संख्या 0 तथा प्राकृत संख्या का योज्य प्रतिलोम के परिवार को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और प्राकृत संख्या काउंटिंग नंबर को कहते हैं। और 0 हुआ अयोज्य प्रतिलोम का मतलब क्या, प्लस वाला है तो माइनस वाला, माइनस वाला है तो प्लस वाला। तो प्राकृत संख्या टोटली क्या होता है, प्लस वाला, तो उसका अपोजिट माइनस वाला। ठीक, तो ये वहाँ पे हम लेक्चर नंबर 1 में इसको बताए थे। फिर भी हम यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय तो हल्का हिंट दे देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, और वहाँ पे फिर हम बताए थे अपरिमेय के बारे में कि क्या होता है अपरिमेय। 2 परिभाषा बताए थे। एक तो बोले थे कि क्या p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब क्यों नहीं लिख सकते यहाँ पे कारण मिलेगा। ठीक है ना, बचपन में से तो रटते आ रहे थे कि p/q, तो आपको तो देखने में नजर आता होगा कि ये p/q तो बट्टा है। तो अगर हम √3 कह रहे हैं कि अपरिमेय, तो कैसे नहीं हम p/q के रूप में लिखे। यहाँ पे तो देखिए तो यहाँ पे तो बट्टा में है ना, √3/1 कहा जा रहा है कि 2 है तो 2 में p/q नहीं है तो बटा 1 दे देंगे तो p/q होना गया। लेकिन इसको भी तो बटा 1 लगा करके p/q, तो ये इसका कहने का मतलब ये नहीं कि ये वाला p/q बताएंगे कि कहाँ से आ रहा है p/q, जो जस्ट थोड़ी देर बाद। ठीक, फिर एक दूसरा परिभाषा हम बताए थे। अभी इतना याद रखिए, जैसे बचपन से याद रखे हैं वैसा ही अभी भी याद रखिए कि p/q के रूप में अपरिमेय संख्या को नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, फिर दूसरा परिभाषा बताए थे कि √p क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये p है जो क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या उसको कहते हैं जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग जैसे कि 4 हुआ पूर्ण वर्ग हुआ, 1 हुआ पूर्ण वर्ग हुआ, 9 हुआ पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 9 का रूट कितना होगा, 3 होगा, 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा, 1 का रूट कितना होगा, 1 होगा। यानी कि जो ये p है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। p पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक, और ये p है जो धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि ये बात भी हम बताए थे, धनात्मक होना चाहिए। क्योंकि रूट के अंदर बताए थे कि क्या निगेटिव नहीं आना चाहिए।
क्योंकि निगेटिव आता है तो ये काल्पनिक संख्या कहलाता है, जो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो जब भी आपके सिलेबस में या अब कहीं पर भी रूट के अंदर माइनस वाला चीज़ आ जाए, यानी ऋणात्मक चीज़ आ जाए, -√(-2), तो समझ जाइएगा इसके बाद अब संभव नहीं है। जैसे कि बटा में 0 आ जाएगा तो संभव नहीं है, वैसा ही यहाँ पे अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो लिखेंगे संभव नहीं है, ठीक, असंभव है। तो ये रहा उसका परिभाषा रहा। अब देखिए नोट नंबर 1 बताते हैं, कुछ नोट सब है, ठीक। तो नोट नंबर 1 क्या है कि P है जो a स्क्वायर P से क्या है विभाजित है। एक मिनट रुके, ठीक। क्या है कि देखिए a स्क्वायर P से विभाजित है, क्या है a स्क्वायर P से विभाजित है, तथा P क्या है एक अभाज्य संख्या है, क्या है P एक अभाज्य संख्या है, और a स्क्वायर है जो P से विभाजित है। तो जो a होगा ना a, वो भी P से विभाजित होगा, समझ में आया, a वो भी P से विभाजित होगा, ठीक। ये स्क्वायर P से क्या है विभाजित है, और P क्या है एक अभाज्य संख्या, P क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो A भी P से विभाजित होगा। इसका अर्थ कहने का अर्थ है विभाजित होने का मतलब क्या है, वो उसका गुणनखंड है। जैसे हम 4 में 2 से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा, यानी 2 से 4 कट रहा है, इसका अर्थ क्या है कि 2 4 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या, उसमें भाग दे तो भाग लग जाए। तो वही तो बात हम कह रहे हैं कि P से हम A स्क्वायर में भाग दे रहा था, भाग लग जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि P a स्क्वायर का एक गुणनखंड है, P एक a स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो इसीलिए क्या होगा कि P a का भी एक गुणनखंड है, a का भी एक गुणनखंड है, ठीक है। दिखा दे कैसे होता है सो, देखिए एज्यूम कीजिए हमने P माना है, तो P के जगह पर एक अभाज्य संख्या, तो कोई अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे 7 एक अभाज्य संख्या ले लिए, ठीक। और फिर कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर किया हो, उसका स्क्वायर करने पर वो ये 7 से विभाजित हो। तो 7 से विभाजित मान लीजिए कि अगर 49 का स्क्वायर ले लें या 60 का स्क्वायर ले लें, तो 7 का स्क्वायर देखिए तो ये इससे विभाजित होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना 7 × 7, 7 × 7 बाई 7 कीजिए तो 7 से विभाजित होने जाएगा 7 मरतब में। फिर तो देखिए अगर इसका हम स्क्वायर हटा दें तो कितना बचेगा 7, तो देखिए तो 7 में 7 से भाग देंगे तो विभाजित होगा कि नहीं होगा। फिर अगर 7 का स्क्वायर न लेकर के हम 49 का स्क्वायर ले लें, कितना का स्क्वायर ले लें 49 का स्क्वायर ले लें, ठीक। हम 49 का स्क्वायर ले लें, तो 49 का स्क्वायर ले लें तो देखिए तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 7, और इसका स्क्वायर यानी कि 4 × 7, ठीक। अब बटा में 7 से हम भाग देंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, समझ में आया। फिर हम इसके स्क्वायर को हटा देते क्या बचेगा 49 बचेगा, तो 7 से 49 फिर भी कट रहा है। जैसे हम 14 ले लें तो 7 से क्या कर रहे हैं 14 के स्क्वायर में हम भाग दे रहे हैं तो भाग लग रहा है ना। इसका अर्थ क्या होगा 14 × 14, यानी कि 7 से भाग देते 7 दूना 14, नीचे कुछ नहीं ना बच रहा है, कट जा रहा है। तो और इसका स्क्वायर हटा देते कितना बचेगा 14, तो 14 से हम क्या करेंगे 7 में भाग देंगे तो 7 दूना 14, यानी कट रहा है ना। तो यही बात तो देख बोले हैं कि a स्क्वायर P से विभाजित होगा, तो क्या होगा a भी P से विभाजित होगा, ठीक। यानी कि कहने का मतलब है कि P a स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो P a का भी एक गुणनखंड होगा। इतना बात समझ गए। फिर हम आगे चले, देखिए तो नंबर 2 बात, ये सब आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, ठीक है ना। 9th में तो परिमेय और परिमेय देखे हैं, अच्छा से ही पढ़े हैं। यहाँ पर पुनर्भ्रमण है, यानी फिर से उसी बात को रिपीट कर रहा है, ठीक। देखिए दूसरी बात क्या है, पहली बात तो वो समझ गया ना गुणनखंड वाला। दूसरी बात किसी भी परिमेय तथा अपरिमेय, क्या किसी भी परिमेय तथा अपरिमेय का योग, अंतर, योग का मतलब क्या जोड़, अंतर का मतलब क्या घटाव, गुणनफल का मतलब क्या गुणा, भागफल यानी कि भाग, ये सभी क्या होता है अपरिमेय होता है। यानी एक परिमेय ले लेंगे और एक अपरिमेय लेंगे, ठीक है। तो इस सबका योग, अंतर कर रहे या गुणनफल निकाल रहे या भागफल निकाल रहे, ये सभी क्या होगा अपरिमेय होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल दिखाते हैं तो देखिए, जैसे हम एक परिमेय संख्या ले लिए, 2 क्या है एक परिमेय संख्या है, और √3 ले लिए एक
एक के √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस दोनों को जोड़ दिए तो ये दोनों क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक, अगर हम घटाव कर दें तो यहाँ पे क्या दे देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। अगर इधर हम गुना कर दें तो गुना कर दिए तभी ये क्या है, अपरिमेय है। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक, या यहाँ पर हम भागा कर दें तो भागा कर दें तो भागफल निकल जाएगा। तो भागफल इसका क्या निकलेगा, 2/√3। भागा का मतलब क्या, बटा, तो बटा और ये नीचे आ जाएगा तो 2/√3। तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब भागा होगा तो ये इस साइड का जो संख्या होगा वो क्या रहना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हम बहुत बार बता चुके हैं और बार बार बताएंगे, ठीक है ना, ये मत भूलिएगा। अगर कहीं पर हमसे मिस्टेक से छूट गए, अब जैसे यहाँ पे एक ही में हम ऐड कर दिए योग, अंतर, गुणनफल, भागफल, तो ये तो कह नहीं सकते कि ये बाद वाली संख्या नॉन जीरो होना चाहिए। तो सबके लिए लागू नहीं ना है, केवल किसके लिए, भाग के लिए लागू है। ठीक है ना, भाग में तो ये इतना आप कर सकते हैं हैंडल। ठीक है, फिर देखिए दूसरा, जैसे आप परिमेय अपरिमेय इधर हो सकता है, परिमेय उधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए इस पॉइंट को। तीसरा पॉइंट में देखिए, तीसरा पॉइंट में कहा है कि किसी भी दो परिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल हमेशा परिमेय होता है। जब हम दो परिमेय लेंगे ना तो उसका कुछ भी कोई भी ऑपरेशन उस सबके बीच में करेंगे परिमेय ही होगा। क्यों होगा से बता रहे हैं, क्योंकि आज तक आप लोगों ने जितना पढ़ा बचपन तक, यानी 9th और 8 को छोड़ करके 9th 8 से परिमेय आ जाता है, तो सब क्या था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, यही सब तो पढ़ रहे थे। और वो किसका फैमिली है, वो सब टोटल किसके अंतर्गत है, परिमेय के अंदर। तो वो सब देख रहे थे, कर रहे थे, तो फिर वैसा ही चीज़ ना आ रहा था, यानी कि क्या आ रहा था, परिमेय ही संख्या तो आ रहा था। तो ये सब तो परिमेय ही संख्या, जैसे हम 2/3 अब प्लस 5/4 कर ले तो इसका कुछ भी होगा, यानी 4 × 12, 4 दूना 8, 5 × 15, 15 8 23, ठीक है ना, 23/12 आया। तो क्या है, परिमेय है। दो परिमेय संख्या ले लिए, इसका जोड़ किए तो क्या हो गया, परिमेय है। फिर इसका अंतर करेंगे तभी यहाँ पर कुछ ऐसा ही चीज़ आएगा, रूट वाला नहीं ना आएगा। रूट जब हम लगाएंगे तभी तो रूट वाला आएगा। ठीक, तो इसीलिए दो परिमेय संख्या का कुछ भी करेंगे वो क्या होना चाहिए, अपरिमेय ही होगा। और भाग में फिर से याद रखिएगा कि भाग के बाद जो संख्या होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, प्लस, माइनस, कुछ भी हो सकता है। ठीक, और चौथी बात देखिए क्या है कि किसी भी दो अपरिमेय संख्या, यहाँ पे देखिए वहाँ पे था कि दो परिमेय मिलता है तब परिमेय ही होगा, लेकिन जब दो अपरिमेय संख्या का योग करते हैं, अंतर करते हैं, या गुणनफल निकालते हैं, या भागफल निकालते हैं, तो वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य की बात है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कि क्या है, जब दो अपरिमेय संख्या लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्या तो उसका सब कुछ अपरिमेय ही होगा, यानी कि क्रिया करने के बाद वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे हम ले ले √3 प्लस √3, तो इसका योग हम करेंगे तो कितना आएगा, 2√3। तो यहाँ पे देख रहे हैं रूट वाला आ ही रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि यह एक अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है, इसी में हम कह दें कि -√3 प्लस √3। ठीक है ना, तो हम दो रूट को क्या करें, जोड़ है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0, और 0 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो देख रहे हैं दो का योग कितना आ गया, जो परिमेय आ गया ना। फिर अगर हम √3 -√3, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आ गया, √3, तो ये भी क्या आ गया, अपरिमेय आ गया। अगर इसी को हम √3 -√3 कर दे तो क्या आ गया, 0 आ गया। ये क्या आ गया, परिमेय आ गया। अगर गुना कर ले तो √3 गुने √3, तो इसका मान कितना होगा, 3 होगा, तो 3 क्या है, परिमेय है। लेकिन यहीं पे हम कर दें कि √6 × √3, तो इसका अर्थ 3√2 हो गया, तो ये क्या है, अपरिमेय है। फिर भाग ऐसा ही हो जाएगा, फिर भाग में बटा दिखाई ही देते हैं, तो चलिए √3/√6 कर दिए। ठीक है, दोनों अपरिमेय है, क्योंकि 6 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, √3 इसमें भी है, √3 गुने √2 है, तो √3 से √3 कैंसिल, यानी 1/√2। तो देखिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। या इसी को हम यहाँ पे √3/2 √3 लिख दे तो √3 से √3 कैंसिल, यानी 1/2। ये क्या आ गया, परिमेय आ गया। ठीक है, तो देख रहे हैं जब दो अपरिमेय संख्या के बीच में हम ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है, परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, देख लिए। तो अब इस यहाँ से एक सिद्ध करने के लिए पूछता है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ में आया
कि बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिद्ध करने के लिए पूछता ही है हर साल एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय में 2 नंबर में, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, √11 एक अपरिमेय संख्या, 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, या यानी गुना के फॉर्म में पूछेगा, जोड़ के फॉर्म में, नहीं तो सिंगल अपरिमेय संख्या, जैसे √5 में कोई दूसरा चीज ऐड नहीं ना है, वो केवल प्योरली अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसा वाला तो हम तीनों फॉर्मेट का एक एक हम सिद्ध करके दिखा देते हैं, वो उस फॉर्मेट के अनुसार ही आप टोटल को सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो जैसे कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, विरोधाभास विधि का उपयोग करते हैं। अब विरोधाभास विधि क्या होता है कि किसी के बात को अपोज करना, क्या करना, किसी को बात को अपोज करना। जैसे बच्चा में नहीं देखते रहते हैं, कहता कि धूप में मत खेलो, तो कहेगा कि धूप में खेलेंगे, ठीक है, यानी क्या कर रहा है, बात को अपोज कर रहा है, समझ में है ना। तो इसको भी हम सिद्ध करने के लिए वैसा ही चीज का उपयोग करते हैं। कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे नहीं, परिमेय संख्या है, समझ में है। और जब सिद्ध करेंगे देखेंगे परिमेय आ ही नहीं रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि अपरिमेय है। जब परिमेय हम सिद्ध कर रहे हैं गलत आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि अपरिमेय है। परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ऐसा ही है। तो देखिए, और उसके बाद हम बोले थे कि कभी भी परिमेय और अपरिमेय कैसे पहचानते हैं। पहले क्या करते हैं, उसके जो भी काटने खोटने वाला होता है, यानी कि जिस संख्या से काटना होता है उसका शॉर्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं, ठीक है ना, यानी उसका लघुत्तर रूप, यानी काट खोट लेते हैं पहले तब देखते हैं, ठीक है ना। ये सब हम पहचाने के लिए ट्रिक सब बता चुके हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे पूछ रहा है 6/8 परिमेय की अपरिमेय है, तो पहले कटने खोटने वाला था, काट लेंगे, यहाँ पे कटने वाला है तो 2 3 6 2 4 8 यानी 3/4। अब इस दोनों में कटने वाला नहीं है, तब बोलेंगे 3/5। 4 क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो ऐसा ही तो वो कटने खटने वाला रहता नहीं है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें उपस्थित नहीं रहता। उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा तब तो कटवे करेगा ना, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें उपस्थित नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसा ही देखिए, हम विरोधाभास करते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी उसका अपोज कर दिया, ठीक। तो इसलिए जब √5 एक परिमेय संख्या माने, तो हम जानते हैं कि √5 को क्या, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, जहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक है, एवं q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये जो फॉर्मेट है ये सब में लिखिएगा, ठीक है। जहाँ पे कैलकुलेशन होगा वो केवल चेंज होगा। जैसे √5 का पूछ लेगा, √2 का पूछ लेगा, √11 का पूछ लेगा, √13 का पूछ लेगा, √17 का पूछ लेगा, ये सब कहीं पर कुछ भी पूछ ले, ऐसा ही फॉर्मेट का यूज कीजिएगा, ठीक। तो दोनों तरफ फिर तो क्या होगा, √5 बराबर p/q हो गया। ये तो उसका परिभाषा होता है परिमेय का, इसलिए लिखे हैं। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और p/q का स्क्वायर यानी p²/q²। फिर क्या करेंगे, तीसरा गुना कर देंगे, तब 5 के साथ q शिफ्ट हो जाएगा और p² अलग हो जाएगा। फिर इसको इधर ले आएंगे, यानी p² बराबर 5q² लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो 5 आ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि 5 से इसमें भाग लगता होगा, तभी तो इसका गुणनखंड है, इसके गुणनखंड ना है। जैसे हम 4 को 2 × 2 लिखते हैं, इसका अर्थ क्या है कि 2 इसका गुणनखंड है ना। तो ऐसा ही क्या है, p² बराबर 5 × q² है, इसका अर्थ है कि 5 इसका क्या है, गुणनखंड है। अब 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका अर्थ है कि p² का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि p का भी एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। फिर क्या करेंगे, पुनः माना कि p बराबर 5n, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं 5 के फॉर्म में है। तो जब हम बताए थे कि किसी धनात्मक संख्या को के व्यक्त करने की तरीका, तो वहाँ पर कहे थे ना कि यहाँ पर कुछ हो रहा है उसको हम अलग मान लेते थे, q² को हम क्या कर लिए, n जैसा मान लिए, ठीक है। तो क्या हो, p को हम क्या लिख सकते हैं, 5n लिख सकते हैं, p को 5n, क्योंकि 5 का गुणनखंड है तो 5n के रूप में लिख सकते हैं। तो p बराबर 5n हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि p² बराबर, यानी p² बराबर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और n का स्क्वायर n², यानी 25n²। अब देखिए यहाँ से p² का मान, यहाँ से देखिए तो हम कितना मान निकला है, मान 5q²। तो यहाँ से समीकरण 1 से धर दिए, p को हटा करके और 5q² डाल दिए। फिर 5 से 5 कट गया, यानी 25 कट गया तो 5 बच गया, और n² q² बराबर 5n² हुआ है। तो फिर से देखिए यहाँ पे 5 आ गया, यानी इसका भी गुणनखंड है। तो q² का गुणनखंड क्या है, 5 है, तो इसलिए q का भी गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 तथा 2 में हम देखें क्या, ये भी कह रहा कि
P का एक गुणनखंड 5 है और यहाँ से कह रहा है कि क्या Q का भी एक गुणनखंड 5 है, यानी दोनों में 5 क्या है गुणनखंड, यानी क्या हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। लेकिन हम बताएं कि परिमेय में क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि हम शॉर्ट लघुत्तम रूप लेने के बाद में तुलना करते हैं, तो इसीलिए कि हम जो मान रहे हैं वो चीज क्या है गलत है। तो वही लिख दे कि यहाँ हमने समीकरण 1 तथा 2 में पाया कि P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारे मान्यता का विपरीत है, ठीक है ना। अतः √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा, यही हुबहू फॉर्मेट है, आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए। ऐसा ही जिसका पूछे केवल √5 की जगह पर अगर 11 का पूछेगा तो √11 डालेंगे, फिर स्क्वायर करना है, वो सब तो लिखने वाला काम है, तो ऐसा ही होगा, ठीक। फॉर्मेट को देख लीजिए। फिर हम दिखाते हैं जोड़ घटाव वाला और गुना वाला, गुना भाग। तो पिछला क्वेश्चन नंबर 1 में देखे कि क्या प्योरली परिमेय संख्या देखे थे, उसको सिद्ध करना, ठीक है ना। तो उसके लिए वही फॉर्मेट रहेगा। और दूसरा क्या रहेगा, परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। तो उसको उस प्रकार के टोटल का हम एक ही जैसा सिद्ध करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहे हैं सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें देखिए तो 2 क्या है परिमेय है और √3 क्या अपरिमेय है, यानी परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल है। तो बताए थे क्या कि परिमेय, नोट नंबर 2 हम बताए थे ना कि परिमेय और अपरिमेय का योग हो, अंतर हो, गुणनफल हो, भागफल हो, ये सब क्या होता है अपरिमेय होता है। तो एक परिमेय है एक अपरिमेय है, इसका गुणनफल, इसका अर्थ हम समझे कि अपरिमेय है, तो इसको कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो देखिए यदि संभव होगा फिर वैसा ही गाना गा देना है क्या कि यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा √3 बराबर P/Q, जहाँ P एवं Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस साइड फेंक देंगे, यानी जो अपरिमेय है उसको खाली केवल इधर रखेंगे, उसके बाद बाकी को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या था गुना में था, इधर आया तो भागा में आया। तो अब देखिए 2 क्या है परिमेय है, 2 क्या है परिमेय है, और P/Q हम पहले ही से मान चुके हैं क्या है कि परिमेय है। तो हम परिमेय में ही क्या कर दिए, परिमेय से भाग दे दिए, ये 2 इधर आया तो भागा ना हो गया, तो परिमेय में हम परिमेय से ही भाग दिए तो भागफल प्राप्त हुआ। तो हम नोट नंबर 3 भी बताए थे कि क्या दो परिमेय संख्याओं का योग का है, अंतर का है, गुणनफल का है, भागफल का है, सभी क्या होता है परिमेय होता है। इसका अर्थ है कि इधर टोटली ये जो टर्म है वो क्या है परिमेय है। लेकिन इसमें तो कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ रहा था, ये तो नहीं ना कह रहा था कि प्योरली को सिद्ध करिए। तो प्योरली इसका अर्थ है कि आप जान रहे हैं, ऐसा मान लीजिए कि आप जान रहे हैं। तो √3 तो हम जानते हैं ना कि क्या है कि अपरिमेय संख्या, तो वही बात लिख देंगे कि क्या है, यहाँ हमने पाया कि बायां पक्ष में इधर क्या है कि अपरिमेय संख्या है, ये क्या है अपरिमेय संख्या, जबकि दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, ठीक। तो जो संभव नहीं है, अब एक साइड परिमेय रहा है एक साइड अपरिमेय रहा है, परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर कैसे होगा, कहीं भी संभव है नहीं संभव है। तो इसीलिए हमारी मान्यता क्या है गलत है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। देख लिए पूरे लिखने उखने का स्टाइल ये सब एक ही रहेगा, केवल यहाँ पे चेंज होगा। जैसे कि अगर हम भागफल वाला ले ले, जैसे दे देते कि √3/2 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख देते P/Q लिख देते, फिर क्या करते 2 इधर भागा में तो उधर ले जाते तो गुना में हो जाता, तो √3 बराबर 2P/Q हो जाता। फिर यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ कॉम्बिनेशन था परिमेय और अपरिमेय का, अपरिमेय में परिमेय से हम क्या कर दिए थे भाग दे दिए थे, तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा नोट नंबर 2 के अनुसार। और यहाँ पे देखिए फिर हम क्या करें √3 बराबर, यानी अपरिमेय का पार्ट कितना था केवल √3 था ना, तो √3 को इधर रखे बाद बाकी को उधर फेंक देते, ये परिमेय था तो इसको उधर ले गए तो गुना में हो गया। अब ये पहले ही से हम मान रहे कि ये परिमेय है और उसमें फिर परिमेय से गुना करेंगे तो परिमेय गुना परिमेय क्या होता है परिमेय ही ना होता है। तो ये परिमेय है और ये क्या हो गया अपरिमेय हो गया, तो फिर उसके बाद ये गीत गा देना है। फिर देख लिए अगर 2/√3 रहा है 2/√3 रहे क्या कर रहे परिमेय में अपरिमेय से भाग दे दिए, तो ये भी तो अपरिमेय ही है, तो फिर ऐसा ही P/Q लिख देंगे। लेकिन हमको क्या करना है अपरिमेय को एक साइड ले जाना है, तो √3 को इधर ले जाएंगे तो इस सबको इधर ले आएंगे, यानी कि √3 बराबर क्या हो जाएगा Q हो गया तो 2Q, यानी कि 2Q/P हो जाएगा, 2Q/P हो जाएगा। तो फिर देख रहा है क्या P/Q का है या Q/P का है। परिमेय का अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम भी निकाल लेंगे तो क्या होगा परिमेय ही ना होगा। जैसे 2/3 परिमेय है तो क्या 3/2 परिमेय नहीं है, है ना।
तो ऐसा ही हम क्या करते, पी बाई क्यू कह रहे थे परिमेय है, क्यू बाई पी हो गया, तो क्यू बाई पी भी क्या है, परिमेय है, और इसमें क्या है 2 से गुना है, यानी परिमेय गुने परिमेय क्या होगा, परिमेय होगा। तो इसलिए ये क्या है, परिमेय है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। तो फिर ये गीत गा देंगे। ठीक, देख लिए गुना भाग वाला केस टोटल। अब देखिए जोड़ घटाव वाला, जैसे 2/√3 कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर देख रहा है परिमेय प्लस अपरिमेय। फिर नोट नंबर कितना का केस आ रहा है, 2 का केस आ रहा है, तो अपरिमेय होगा। तो फिर ऐसा ही हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू के बराबर लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या कर देंगे, अपरिमेय वाला पार्ट क्या है, √3 है, तो √3 को रखेंगे, इसको इधर फेंक देंगे, यानी इधर +2 में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे परिमेय था, अब माइनस हम क्या कर दिए, परिमेय कर दिए। तो नोट नंबर 3 यही तो हम बताए थे, इसी सब के लिए तो वहाँ पे बताए। ठीक, तो क्या हो गया, ये सब ये परिमेय हो जाएगा, और ये क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय बराबर अपरिमेय कभी नहीं हो सकता है, तो इसलिए फिर ये गीत गा देंगे। ठीक, ये देख लिए, एक जोड़ वाला दिखा देते हैं, 2 + √3 दिखा देते हैं। तो क्या होगा, फिर पी बाई क्यू है, और इधर ये √3 को रख लेंगे और इसको इधर फेंक देंगे, तो -2 हो जाएगा। फिर परिमेय और माइनस परिमेय क्या होता है, परिमेय होता है, तो कह देंगे, ये गीत गा देंगे। ठीक, अगर जोड़ घटाव गुना सब आ जाए, जैसे 2 + 3√3 आ जाए, फिर इसको हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू मान लेंगे। तो पहला हमारा काम क्या है कि इसको हटाना, तो इसको हटाएंगे, परिमेय को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3√3 बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू -2 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, या नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा, केवल सिद्ध करने के लिए कह रहा है। और फिर अभी 3 भी क्या है, परिमेय है ना, अभी भी परिमेय और परिमेय का कॉम्बिनेशन है, तो जब तक प्योरली इधर अपरिमेय नहीं आया तब तक हम प्रोसेस करते रहेंगे। तो 3 को फिर इधर भगाएंगे तो क्या हो गया, भागा में तो गुना में आ जाएगा, सॉरी गुना में तो भागा में आ जाता, तो √3 बराबर क्या जाएगा, 1/3 × पी बाई क्यू -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब परिमेय और परिमेय का ही गुणन, योग, अंतर, गुणनफल, भागफल, ये सभी है। तो ये सब परिमेय का कुछ भी होता है, 2 परिमेय का या 2 से अधिक परिमेय का तो क्या होता है, परिमेय ही होता है। तो फिर इसके बाद ये परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है, ये गीत गा देंगे। ठीक है, तो ऐसा ही देखें, मात्र केवल 2 फॉर्मेट के आधार पर हमसे कैसा भी पूछे परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इजिली सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, देख लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपने देखा कि अपरिमेय संख्या को हम कैसे सिद्ध करेंगे, अपरिमेय संख्या क्या है उसके बारे में बेसिक जान। अभी एक कंसेप्ट और बाकी है, और वहाँ पर भी बताया ना कि पी बाई क्यू के रूप में क्यों नहीं लिख सकते, ये बात भी बताना बाकी है। और एक बात और हम बोले थे, आपको याद हो चाहे ना हो, हमको याद है कि आप कहे थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है और 22/7 एक परिमेय संख्या क्यों है, वो भी, उसका भी हम जवाब देने के लिए अभी बाकी है। तो वो सब किसके द्वारा जवाब दिया जाएगा, दशमलव प्रसार के द्वारा। ठीक है, तो अब आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, और अगला लेक्चर जो आएगा वो दशमलव प्रसार पर है, और उसमें शेष बातें जो रह गई है परिमेय और अपरिमेय की, उस कहानी को हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। Take care of yourself and goodbye.